गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का पार्ट 3। तो बच्चों, होप सो कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड देख लिया होगा और आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है हमारा आदिवासी एंड डेवलपमेंट, यानी आदिवासी और डेवलपमेंट आदिवासी की डेवलपमेंट नहीं बल्कि जो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हुई थी, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ और जो मतलब उनके दरमियान और आदिवासी के दरमियान क्या ताल्लुक है और उनका आदिवासी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए आज हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, होप सो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो जो हाईलाइटेड है वो मैं पढ़ूंगी बिकॉज टॉपिक बहुत बड़ा है। अगर हम एक एक लाइन को पढ़ने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा एंड देन वो हमारे लिए इतना जो है वैल्यूबल भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक ही बात कई बार कही गई है। तो लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है कि आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और पूरी स्लाइड को अच्छे से पढ़िए। या आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ओके, इसको पढ़िए ताकि आप लोगों के लिए एक एक लाइन क्लियर हो जाए। तो बाकी जो हाईलाइटेड है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओके। हम इसका कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, बेसिकली जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो पढ़ रहे हैं, ओके। तो चलिए, एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन योर हिस्ट्री बुक, जैसे कि आप लोग अपने हिस्ट्री बुक में पढ़ ही चुके होंगे, फॉरेस्ट आर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल्ड सिविलाइजेशन इन इंडिया। के फॉरेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एम्पायर्स के डेवलपमेंट में और इंडिया में सिविलाइजेशन के सेटलनेस में जो है फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉरेस्ट वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में इंपॉर्टेंट है। हमारी हवा को साफ रखते हैं, हमारी नदियों के पानी को साफ रखते हैं एंड देन हर चीज में हमारी हेल्प करते हैं। एज वी नो के फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट हैं तो हम हैं, ओके। Metal ores like iron and copper and gold and silver, coal and diamonds, invaluable timber, most medical herbs and animal products, for example wax like honey, and animal themselves, elephant, the ministry of imperial armies, all came from the forest। यानी जो एम्पायर्स थे वो उनके डेवलपमेंट के लिए इसलिए भी जरूरी था फॉरेस्ट, क्योंकि जितने सारे मेटल ओर्स हैं, जितने आपके यहाँ नाम दिए गए, मेडिसिनल हर्ब्स, और जो उनके लिए जो सवारी होती थी, जो मतलब जिसपे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बादशाह जो सवार होके आते बेसिकली किस पे आते थे, हाथी खुद जंगल से बिलोंग करता है। तो इसलिए वहाँ एम्पायर्स के डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट जो है बहुत जरूरी था, ओके। Forest covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasi had a deep knowledge of access to as well as control over most of these vast tracts, at least till the middle of the 19th century। कि फॉरेस्ट ने जो है हमारी इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट को जो है मेजर पार्ट को कवर कर रखा था 19th सेंचुरी तक, और आदिवासी जो थे उनको उसकी डीप नॉलेज थी और उनकी पहुंच थी वहां तक, और एज वेल एज उनका कंट्रोल भी, मोस्ट ऑफ दिस कंट्रोल कब तक, टिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी तक जो है उनका मोस्ट ऑफ दीज चीजों पे और मोस्ट ऑफ दी जंगल पे उनका कंट्रोल था। दिस मीन दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो है जो लार्ज स्टेट्स थे और जो एम्पायर्स थे उनके द्वारा शासित नहीं किए जाते थे। इट मीन्स कि उनका वो उनके जो उनका रूरल मतलब एरिया था, रीजन था, उससे बाहर थे। उनकी अपनी अलग जिंदगी थी, वो जंगल में रहते थे, वहीं अपनी जिंदगी बिताते थे, बिल्कुल दुनिया की मोह माया से कट के वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल इनहेबिटेंट में अपनी लाइफ सर्वाइव करते थे। इंस्टीड ऑफ एन एम्पायर हेवली डिपेंड ऑन आदिवासी फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और उसके बरक्स यानी उसके उल्टा एम्पायर्स ही आदिवासी पे जो है वो हेवली डिपेंड करते थे फॉरेस्ट रिसोर्स, मतलब जो फॉरेस्ट से उनको जो जितनी चीजों की उनकी जरूरत थी उन सब तक पहुंच के लिए जो है वो आदिवासी पे डिपेंड करते थे, क्योंकि आदिवासी का जो है वहां पे जो है कंट्रोल था पूरा, और जो एनिमल्स के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है एम्पायर्स जो है आदिवासी पर डिपेंड करते थे। This is radically contrary to our image of Adivasi today as somewhat marginal, powerless communities। तो ये जो हमने ये आदिवासी का जो अभी हमने फेस देखा, यानी एम्पायर्स किस तरह उनपे बिल्कुल हेवली डिपेंड करते थे, और क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट पे उनका कंट्रोल था, और हालांकि मतलब मोस्ट ऑफ द जंगल पे उनका कंट्रोल था, और जंगल जो है हमारे इंडिया में पूरे मेजर पार्ट में फैला हुआ था, कब 19th सेंचुरी में। तो जो आज के टाइम पे जो हमें आदिवासी की जो इमेज दिखाई जाती है समवॉट, मतलब कुछ जो मार्जिनल और पावरलेस कम्युनिटी के रूप में, उससे बिल्कुल उल्टा था उस टाइम पे। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वर ट्रेडिशनली रेंज हंटर गेथर एंड नोमैड्स एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड आल्सो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस।
मतलब यहाँ अब उनके जिंदगी के बारे में बताया जा रहा है कि कॉलोनियल वर्ल्ड से पहले वो लोग जो है काफी मतलब शिकार करते थे और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर द्वारा और कल्टीवेटिंग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह वो लोग शिफ्ट होते रहते जो भी था। ऑल्दो दिस रिमेन, इन सब चीजों के बावजूद फॉर द पास्ट 200 years आदिवासी हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल फोर्स अप्लाइड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू माइग्रेट टू लिव एज वर्कर इन प्लांटेशंस। यानी अब 200 सालों के बाद जो है आदिवासी को बहुत ज्यादा फोर्स किया गया, किसके द्वारा? इकोनॉमिक चेंजेस के द्वारा, फॉरेस्ट पॉलिसी, पॉलिटिकल फोर्स उन पे अप्लाई किया गया और स्टेट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा उन पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाया गया कि वो लोग जो है क्या करें, माइग्रेट कर जाएं, यहाँ से इस जंगल को छोड़ दें, टू लिव्स एज वर्कर, और जो है वो लोग वर्कर की तरह जो है कहाँ पे रहे, प्लांटेशंस में, कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे रहें, इन इंडस्ट्रीज एंड एज डोमेस्टिक वर्कर, इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स जो मजदूर लोग काम करते हैं उनकी तरह, या फिर डोमेस्टिक वर्कर के रूप में जाके काम करें। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में किसमें स्टोरी बोर्ड में हम लोगों ने दादू की उसमें पढ़ा था कि किस तरह उनको निकाल दिया गया, इसी तरह उन पे जो है इंडस्ट्रीज ने वहां पे डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वहां जो जैसे कि हम लोगों ने पार्ट सेकंड में पढ़ा था कि वो लोग ऐसी जगहों पे रहते थे जहाँ पे क्या पाई जाती थी, मेटल्स, और जहाँ जैसे जमशेदपुर में, बोकारो में, झारखंड में वो लोग मोस्टली रहते थे और ये मोस्ट इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। तो उनको वहां से इंडस्ट्री वहां पर इस्टेब्लिश करने के लिए और वहां से वहां पर माइनिंग करने के लिए जो है उनको वहां से बिल्कुल निकाल दिया गया, उनको वहां से माइग्रेट करने के लिए कहा गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में ये पहली बार हो रहा था, दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज, के आदिवासी का जो है अब और फॉरेस्ट टेरिटरीज पर जो है अब उनका कंट्रोल नहीं रहा था और नहीं अब उनकी वहां तक पहुंच रही थी। यानी हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा दुखदायक, ऐसा दर्दनाक किस्सा जो है पहली बार हो रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर्ड एंड गेटलैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जंगल को पूरा साफ कर दिया गया था, मतलब लकड़ियां, कीमती लकड़ियों के लिए, और जो है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के पूरे जंगल को साफ कर दिया गया था। आदिवासी हैव आल्सो लिव्ड इन एरिया दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आदिवासी, जैसे हमने पढ़ा कि वो लोग जमशेदपुर में, बोकारो में, भिलाई में, यहाँ ज्यादातर रहते थे। वो लोग जो रिच इन मिनरल्स एरियाज थे और नेचुरल रिसोर्सेज से जो रिच थे ऐसे एरियाज में रहते थे। दीज आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें जो है उनके लिए उनसे ले ली गई, किसके लिए? लार्ज इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट और माइनिंग के लिए उनसे छीन ली गई। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, अब देखिए इसका असर क्या पड़ा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, यानी पूरी दस्तावेज जो सर्वे होते हैं ऑफिशियल सर्वेस के द्वारा पता लगा है, मोर देन 50% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट आर ट्राइबल्स, के जो 50% लोग हैं जो कि माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से जो लोग डिस्प्लेड हुए हैं, बेघर हुए हैं, वो लोग कौन है? ट्राइबल्स हैं, यानी आदिवासी सबसे ज्यादा इससे इफेक्टेड हुए हैं। Another recent survey report by organization working among Adivasis shows that 79% of the person displaced from the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals। और दूसरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आदिवासी के दरमियान वर्क करती है, उसने उसकी अभी रिसेंट जो है उसका सर्वे है कि 79% लोग जो है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो ट्राइबल्स हैं, यानी 79% ट्राइबल्स जो है अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड, और नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, उनकी जमीन को ज्यादातर मिलिटराइज्ड कर दिया गया, मतलब वहां पर सैनिकों के वो लगा दिए गए। इंडिया हैज, अब देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जितने आंकड़े बताए जा रहे हैं, जितना डेटा बताया जा रहा है और जितने आपको मतलब एरियाज बताए जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है, आपसे पूछी जा सकती हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही जगहों से बनते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इंडिया हैज 104 नेशनल पार्क्स। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पार्क्स इन इंडिया, कितने नेशनल पार्क्स हैं इन इंडिया में, तो आपको मालूम होना चाहिए। आपको ऐसा तो लगेगा कि हमने कहीं तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन देखिए एक एक लाइन पढ़ने का फायदा यही होता है कि हमें यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमारे सॉल्व होते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा इंडिया हैज 104 नेशनल पार्क्स। इंडिया में कितने हैं? 104 नेशनल पार्क्स है, कवरिंग 40,501 स्क्वायर किलोमीटर।
जिसका पूरा एरिया कितना है 40,501 स्क्वायर किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। ओके, ये मेंशन किया गया है अगर आपकी बुक में, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है। एंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवरिंग 1,18,919 स्क्वायर किलोमीटर। These are areas where tribes originally lived but they were evicted। और ये जो एरियाज हैं जो अभी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, और जितना इतना बड़ा स्क्वायर किलोमीटर है, ये ओरिजिनली वो एरियाज है जहाँ पर ट्राइब्स जो है ओरिजिनली रहते थे। व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन दिस फॉरेस्ट, और दे वर इवेक्टेड फ्रॉम, और उनको वहां से क्या किया गया, वहां से निकाल दिया गया, और वहां पे जो है नेशनल पार्क्स एंड अदर चीजें बना दी गई। When they continue to stay in this forest, और जब वो जबरदस्ती मतलब कंटिन्यूअसली वही ठहरे रहे, अपनी जिद पर रहे, they were termed इनरोचर्स। तो उनको अतिक्रमणकारी यानी कि उनको इनरोचर्स, वो लोग जो भीड़ भाड़ करते हैं, जो लोग कहीं पे जबरदस्ती रहते हैं, जैसे कि वेंडर्स को इनरोचर कहा गया था, उसी तरह उनको क्या कहा गया, इनरोचर्स कहा गया। Losing their lands and access to the forest mean that the tribal lose their main sources of livelihood and food। अब देखिए इन सारी चीजों का इफेक्ट क्या हुआ ट्राइबल्स की लाइफ पे, कि वो लोग तो पूरे जंगल पे डिपेंड करते थे, वो लोग हर चीज वहीं से हासिल करते थे, और वर्शिप भी वो जंगल की करते थे, नेचर स्पिरिट की, लैंड माउंटेन स्पिरिट, वाटर स्पिरिट, इन सारी चीजों की वो लोग वर्शिप भी पूछते भी थे उसी से, और वहीं से सारी चीजें जरूरतें भी पूरी करते थे। अब जब उनसे उनका मेन सोर्स ऑफ जब उनसे उनका बिल्कुल लैंड और मेन सोर्स ऑफ लिविंग ही छीन लिया गया, तो उनके क्या हो गया, उनके पास क्या है, लाइवलीहुड खत्म हो गया, और उनके पास खाना भी वो लोग जो है उन्होंने अपना खो दिया, मतलब उनके पास कुछ बचा ही नहीं। हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स, जैसे जैसे वो अपने ट्रेडिशनल होमलैंड से दूर होते गए, खोते गए, उसको उनसे छीन लिया गया। मेनी आदिवासी हैव माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च of work where they are employed for very low wages in local industries or at building or construction sites। तो क्या किया, जब वो उनको निकाल दिया गया, भाई जिंदगी तो गुजारनी है, तो मैनी आदिवासी जो हैं वो क्या, उन्होंने शहरों की तरफ जो है काम की तलाश में वो लोग माइग्रेट कर गए, और उनको जो है शहरों में बहुत कम लो वेजेस, मतलब बहुत कम तनख्वाहों पे जो है उनको रखा गया, और वो लोकल इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो है वो लोग वहाँ पे एज ए वर्कर जो है काम करने लगे। अच्छा बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि दिखाई नहीं दे, अगर आप लोग यहाँ कभी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, आपका घर बनता है, तो जो बेसिकली जो लेबर्स होते हैं ना, जिनका काम होता है मसाले बनाना, सीमेंट वगैरह घोलना, तो वो कहीं ना कहीं वो लोग आदिवासी होते हैं, कोई ना कोई आप लोगों को जरूर ऐसा मिलेगा, कभी उनसे पूछकर देखिएगा। ओके, दे दस गेट कोट इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रिवेशन। इसकी वजह से वो क्या हुआ, बिल्कुल गरीबी और डिप्रिवेशन में वो लोग मतलब बिल्कुल मतलब वो तबाह बर्बाद हो गए। 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। 45% ट्राइबल इन रूरल एरिया और 35% इन अर्बन एरियाज में जो है लोग गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, जो एक तो गरीब ऊपर से गरीबी रेखा के नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, बिल्कुल इट मीन्स कि वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। दिस लीड्स टू डिप्रिवेशन इन अदर एरियाज। मेनी ट्राइबल चिल्ड्रंस आर मेलनोरिश्ड। बहुत सारे ट्राइबल चिल्ड्रंस वो बिल्कुल कुपोषित है, इट मीन्स कि उनको बिल्कुल बैलेंस डाइट, बिल्कुल मतलब कुपोषण का शिकार, इट मीन उनको बिल्कुल बैलेंस डाइट नहीं मिलती, इवन कि फूड ही नहीं मिलता, वो लोग खाने पीने की कमी का शिकार है। लिटरेसी रेट्स अमंग ट्राइबल्स आर आल्सो वेरी लो। और जो उनकी लिटरेसी रेट है, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, इतनी ज्यादा उनके खाने पीने की चीज नहीं है, तो लिटरेसी रेट कहाँ से ऊपर होगी, उनकी बहुत लो है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी एक आदिवासी के दुख को यहाँ बयान किया जा रहा है कि व्हेन आदिवासी आर डिस्प्लेड फ्रॉम देयर लैंड, जब आदिवासी को उनकी जमीनों से बेघर कर दिया गया, दे लॉस मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम। तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको भी खो दिया। दे लॉस देयर ट्रेडिशन एंड कस्टम, उन्होंने अपने ट्रेडिशन अपने कस्टम को खो दिया। अ वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग, अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके को खो दिया। दे टुक अवर फार्मिंग लैंड, उन्होंने हमारी फार्मिंग लैंड ले ली है। दे लेफ्ट सम हाउसेज, उन्होंने सिर्फ कुछ घर छोड़ दिए। दे टुक द क्रिमेशन ग्राउंड, टेम्पल, वेल एंड पॉन्ड, उन्होंने हमारे शमशान घाट, मंदिर और उनके कुएं, उनके तालाब सब ले लिए हैं। हाउ विल वी सर्वाइव, हम कैसे जिंदगी बसर करेंगे। से गोविंदा मारान, गोविंदा बच्चों ये गोविंदा नहीं, ये बेसिकली गोविंदा मारान है, जो कि एक आदिवासी हैं, who was displaced due to refinery project in उड़ीसा, जो कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो उड़ीसा में लगाया गया उसकी वजह से वो लोग बेघर हो गए थे। उनका ये कहना है, उनके दर्द को समझिए बच्चों कि किस तरह कोई भी अपने घर से बेघर हो जाता है। एज यू हैव इट, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा दिया है, एग्जिस्ट एंड
इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन ऑफ ट्राइबल लाइफ, कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये इन सारी चीज़ों के जो ट्राइबल जो लोग हैं, मतलब जो आदिवासी लोग हैं, उनके इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ में जो है क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस है बीच दोनों के बीच में। डिस्ट्रक्शन इन वन स्पेयर नेचुरली इम्पैक्ट अदर, अगर कोई एक चीज मतलब उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, जो उनकी सोशल लाइफ है वही इनकी इकोनॉमिक लाइफ भी, मतलब वही उनकी जीवन गुजारने का भी तरीका है। तो अगर किसी एक हिस्से की तबाही हो जाती है, उनको अगर उनकी सोशल लाइफ से निकाला जाता है, तो नेचुरली ये बात जाहिर सी बात है कि उनकी दूसरे हिस्से पर भी जो है इफेक्ट पड़ेगा। अगर उनको उनकी सोशल लाइफ को तबाह किया जाता है तो जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमिक लाइफ पर, तो इकोनॉमिक जो उनकी मतलब इनकम का जरिया उस पर असर पड़ेगा ही। ऑफन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट, और हालांकि और ये जो प्रोसेस था पूरा डिस्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट का, वो बहुत ज्यादा पेनफुल और वायलेंट था, बहुत ही हिंसक था बच्चों, बहुत ही दर्द भरा था। होप सो कि आप लोगों ने अब तक इनके दर्द को महसूस किया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है बच्चों माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी माइनॉरिटीज जो लोग, जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने काफी बार ये वर्ड यूज किया है, जो लोग कम संख्या में है उनको माइनॉरिटीज बोलते हैं। एंड मार्जिनलाइजेशन, और मार्जिनलाइजेशन कैसे उनको मार्जिनलाइज्ड यानी कैसे उनको हाशिए पर कर दिया गया, इन दोनों चीजों को हम लोग कंपेयर करके आपस में पढ़ेंगे। तो चलिए, यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सेफगार्ड प्रोवाइड किए हैं उन लोगों को जो रिलीजियस यानी जो धार्मिक रूप से या लिंग्विस्टिक रूप से, जैसे कि लेडीज हैं मतलब फीमेल्स हैं, और जो दूसरे रिलीजियस जो हमारे देश में कम मात्रा में जो लोग हैं जिनकी संख्या कम है, उन माइनॉरिटीज को जो है सेफगार्ड प्रोवाइड किए हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स में। व्हाई डू यू थिंक दिस माइनॉरिटीज ग्रुप हैव बीन प्रोवाइड दिस सेफगार्ड्स? आप लोग मतलब आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि ये सेफगार्ड जो माइनॉरिटीज ग्रुप को देना जरूरी है? The term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation in the rest of population. अब देखिए, अब ये जो सवाल है कि माइनॉरिटीज ग्रुप्स को आपको क्यों ऐसा लगता है कि सेफगार्ड प्रोवाइड करना जरूरी है, अब इसका जवाब हम लोग पढ़ेंगे क्यों जरूरी है। देखिए किस तरह जो है सारे पार्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था, वो इसलिए कि मेजोरिटी को जो है मेजोरिटी के उनके डोमिनेशन से जो है बचे रहें, और ताकि वो लोग उन पे जोर जबरदस्ती ना करे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो आज हम देखते हैं मार्जिनलाइजेशन से किस तरह जो है इसका ताल्लुक है। तो जो ये टर्म माइनॉरिटी है, यानी ये जो वर्ड माइनॉरिटी है, ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है उन कम्युनिटीज के लिए जो न्यूमेरिकली यानी नंबर्स के एतबार से संख्या में जो लोग कम है, पूरे पॉपुलेशन में जो संख्या में जिन लोगों की पॉपुलेशन कम है, जिस रिलीजियस के लोगों की संख्या कम है, या जिस कह लेते हैं आप जिस मतलब ग्रुप्स की संख्या कम है, उन लोगों को जो है क्या कहा जाता है, माइनॉरिटी टर्म, माइनॉरिटी वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है। हाउएवर इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड नंबर्स, जबकि अगर देखा जाए तो ये कंसेप्ट है माइनॉरिटी का, ये नंबर से ज्यादा ऊपर की बात है, यानी ये सिर्फ नंबर तक महदूद नहीं है, नंबर तक सिर्फ वो माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि वो और भी चीजों से इसकी वजह से जो है वो माइनॉरिटी में। आप देख लेते हैं किन किन चीजों की वजह से। इट इज इनकम्पासेस इश्यूज ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड हेल्थ, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन। ये जो है वो लोग जो मतलब सिर्फ नंबर्स में माइनॉरिटी में नहीं है, बल्कि वो पावर तक पहुंचने में और रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच, और जो सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन है उसमें जो है वो लोग उन तमाम ही चीज़ों में वो माइनॉरिटी में है। इन तमाम चीज़ों में कम होने की वजह से, उनकी पहुंच कम होने की वजह से भी वो लोग जो है माइनॉरिटी में। सिर्फ नंबर तक की बात नहीं है कि नंबर में कमी इसलिए माइनॉरिटी में, बल्कि हर चीज़ तक उनकी पहुंच में कमी है, इसलिए वो लोग माइनॉरिटी में है। एज यू रीड इन यूनिट 1, जैसे कि आप लोगों ने यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था काफ़ी अच्छे से, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ मेजोरिटी इन्फ्लुएंसेज द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो चलिए इस लाइन को अच्छे से समझिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बताया गया है कि जो मेजोरिटी का कल्चर है वो सोसाइटी को और गवर्नमेंट जिस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करती है उसको इन्फ्लुएंस करता है। इट मीन्स कि जैसे जिस देश में जिस चीज की मेजोरिटी रहेगी, जिस मजहब की, जिस रिलीजियस की मेजोरिटी, जिस कल्चर की मेजोरिटी रहेगी, उसी तरह वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की
जो है गवर्नमेंट जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया को ही लीजिए, इंडिया में कितने कितने प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, बट जो इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं कहीं जाके तो किस तरह लोग नमस्ते करते हुए हाथ जोड़कर रिप्रेजेंट करते हैं और इन सारी चीजों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा क्या लगता है, तो इसी बात को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बतलाया गया है कि मेजोरिटी का जो रिलीजन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है वहां की सरकार को एक्सप्रेस करने के तरीके को। तो इन सच केसेस, तो इन ऐसे केसेस में साइज कैन बी डिसएडवांटेज एंड लीड टू बी मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो साइज है यानी ये जो माइनॉरिटी में होने का मतलब ये डिसएडवांटेज बन सकता है और किसी भी स्मॉलर कम्युनिटी को जो है वह मार्जिनलाइज कर सकता है। ओके बच्चों, तो चलिए होप सो कि आप लोगों को ये लाइन काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। The safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culture dominated by the majority। तो इसीलिए सेफगार्ड जो है वो जरूरी है। क्या है, माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जो मतलब जो उनकी कल्चरली डोमिनेटेड जो है मेजोरिटी का, यानी जो मेजोरिटी कहीं अपना कल्चर जो ये थोपने का जो तरीका है इसके अगेंस्ट जो है माइनॉरिटीज कम्युनिटी को जो है सेफगार्ड दिए गए हैं, उनके लिए जरूरी हैं। They also protect them against any discrimination and disadvantage they may face। वो और जो ये सेफगार्ड्स है वो उनको किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से, डिसएडवांटेज से जो कि वो फेस कर सकते हैं माइनॉरिटी में होने की वजह से, उससे प्रोटेक्ट करता है। गिवन सर्टेन कंडीशंस, नीचे आपको मतलब कुछ कंडीशंस के द्वारा, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। कम्युनिटी दैट आर स्मॉलर इन नंबर रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स के एसेट्स एंड वेलबींग। मतलब कि जो कम्युनिटी जो स्मॉलर है नंबर्स में यानी जो माइनॉरिटी में है वो सोशली या पॉलिटिकली जो है अपने आप को इनसिक्योर फील कर सकते हैं, अपनी जायदाद को लेके, अपनी चीजों को लेके इनसिक्योर फील कर सकते हैं। दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में गेट accentuated if the relation between the minority and majority communities are fraught। और ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है मतलब ये और ज्यादा बढ़ सकता है और ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर मेजोरिटी और माइनॉरिटी के जो रिलेशंस हैं बिटवीन में, दोनों कम्युनिटीज के जो रिलेशंस है वो ठीक ना हो, वो ड्राउन हो, इट मीन्स वो लड़ाई वाले हों, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ चल रहा है। उसकी वजह से भी जो माइनॉरिटीज है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। The Constitution provides this safeguard because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice। अच्छा, अब ये जो हमें ये दिलवाए गए हैं, मतलब ये जो सेफगार्ड्स जो प्रोवाइड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो इसलिए भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस बात पे कमिटमेंट दिया था कि वो इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे और जो इक्वालिटी को वो लोग प्रमोट करेंगे और जस्टिस को भी वो लोग प्रमोट करेंगे। अगर इक्वालिटी होगी तो जस्टिस भी होगा और इन लोगों ने ये कमिटमेंट दिया था, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवाए हैं सेफगार्ड्स और इनको लागू करने के भी पूरा इनका इंतजाम किया है, पूरा फोर्स लगाया है। एज यू हैव रीड इन चैप्टर 5, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा, द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब वही बात होगी जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि जुडिशरी जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है लॉज को बनाए रखने में और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने में, उसको मनवाने में लोगों से उसको बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। वो इस तरह के एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। कि अगर वो इस तरह के मतलब अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि उसके कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो वो कोर्ट तक पहुंच सकता है। इट मीन्स चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, वो कोई आदिवासी हो, कोई भी हो, उसका सोशल स्टेटस बिल्कुल उसको जो है कोर्ट तक पहुंचने से उसको नहीं रोक सकता। Now let us understand marginalization in the context of Muslim community। तो चलिए अब इस मार्जिनलाइजेशन को अब तक हमने आदिवासी के कॉन्टेक्स्ट में समझा, अब हम मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझेंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी तो मार्जिनलाइज नहीं लगती, तो नहीं बच्चों, मुस्लिम कम्युनिटी भी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि दो हमारी कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज किया गया, एक आदिवासी फर्स्ट, दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी हमारी इंडिया में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है।
तो अब वो किस तरह हमने पढ़ा था कि किस तरह मार्जिनलाइज्ड है। तो जैसे हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पॉलिसीज पॉलिटिकल लीडर्स की कुछ ऐसी मतलब उनकी ऐसे उनके तरीके या फिर उनकी ऐसे उनके अंदाज रवैये जो है किसी भी कम्युनिटी को जो है मार्जिनलाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। होप्स हो कि आप लोगों को काफी अच्छे से आदिवासीज और डेवलपमेंट का आदिवासी पर, इंडस्ट्रीज के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका आदिवासीज पर क्या फर्क पड़ा और माइनॉरिटीज को क्यों सेफगार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं, उसके क्या वजह है, वो हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ लिया। तो होप्स हो कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू है तो हमारे चैनल लर्न साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।